हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग की यूपीपीएससी ऑडिटर असिस्टेंट अकाउंटेंट की क्लासेस चल रही थी। प्री बैच चल रहा है आप लोगों का, जिसमें कि प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम कि क्या होती है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, किस तरह से इसमें एंट्री की जाती है, इसके टर्म्स क्या होते हैं, सारी चीज़ों को हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है। और इसकी जो पीडीएफ है वो आप लोग की जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, वहाँ पर मैंने अपलोड कर दी है। आप लोग देख लीजिएगा जा करके। इससे पहले हायर परचेज की अपलोड कर दी थी और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की भी अब अपलोड कर दी गई है, तो वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं उससे। और जो बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, या फिर मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल। तो आइए शुरू करते हैं आज। और हम नया टॉपिक पढ़ते हैं अपना कि रॉयल्टी क्या होती है, अधिकार शुल्क क्या है। अच्छा, यहाँ पर ये वाला टॉपिक भी है, अधिकार शुल्क रॉयल्टी। अगर आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग अच्छे से पढ़ी होगी ग्रेजुएशन में, तो आप लोग को याद होगा कि ये सारी ही चीज़ें एक चैप्टर वाइज आप लोग पढ़ चुके हैं ग्रेजुएशन में, बीकॉम में, अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। और अगर आप लोगों को थोड़े काफ़ी दिन हो गए हैं, काफ़ी दिन पहले आपने ग्रेजुएशन किया था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने आप लोग को स्टेप बाय स्टेप एक ही चीज़ पढ़ाई है, जिससे कि बेसिक से आप लोग को समझ में आ जाए। तो रॉयल्टी होती क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ में इसको समझ लीजिए। तो रॉयल्टी क्या है, अधिकार शुल्क, नाम से ही क्लियर हो रहा है, अधिकार शुल्क। कोई अधिकार यूज करने के बदले में आप जो उसे शुल्क दे रहे हैं वो हो जाएगा अधिकार शुल्क। अधिकार किस तरह का हो सकता है कि वहां पर किसी की जमीन है, उस जमीन को आप यूज कर रहे हैं, उसके बदले में आप उसे दे रहे हैं। या फिर उसकी कोई कहीं पर कोई खदान होती है, माइनिंग्स होती हैं, या फिर जैसे कि तेल के कुएं होते हैं, तो वहां पर उसका कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट किसी को दे सकती है, किसी कंपनी को दे सकती है, तो उसके बदले में जो कंपनी जो है उसे गवर्नमेंट को दे रही होगी। अलग अलग तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, कितने टाइप की होती है वो भी हम समझेंगे। या फिर कोई अपना इन्वेंशन करता है, तो उस इन्वेंशन के बदले में उसको यूज करने के लिए दूसरा व्यक्ति जो उसको पेमेंट कर रहा होगा, तो वो सब क्या कहलाती है, एक तरह की रॉयल्टी हो जाती है, जिसे हम अलग अलग तरह से अलग अलग तरीके से निकालते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर कि a royalty is a legally binding payment made to an individual or company for the ongoing use of their assets, including copyright works, franchisees and natural resources। तो अधिकार शुल्क किसी व्यक्ति या कंपनी को कॉपीराइट कार्यों, यानी कि जिस पर उसका राइट होगा, उसने उस चीज को इन्वेंट किया, उसने उस चीज को खोजा है, या फिर वो चीज उसकी है, तो उसके बदले में, या फिर जो फ्रेंचाइजी होती है, या फिर जो प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि अभी मैंने जो तेल की कुएं की बात करी, तो इस तरह की संपत्ति के लगातार उपयोग के बदले में जो कानूनी रूप से दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रॉयल्टी या फिर अधिकार शुल्क कहते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है कि ये कितने टाइप की होती है, रॉयल्टी के प्रकार। अब यहाँ से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ रॉयल्टी में अगर हम बात करें, तो माइनिंग, यानी माइनिंग रॉयल्टीज, यानी कि जो खदान होती है, अधिकार शुल्क उसका तो यहाँ पर कितनी है उसके माइनिंग में आपको मैंने डिप्रिसिएशन में पढ़ाया हुआ था कि यहाँ पर क्या होता है, डिप्रिसिएशन डायरेक्ट चार्ज नहीं होता, इस पर डिप्लेशन लगता है। तो जैसे जैसे से कमी होती जाती है, उसके अकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन इसमें चार्ज करते जाते हैं। ओके, माइनिंग में एक आइडिया लगाया जाता है कि उसके अंदर कितना हो सकता है। ऑलरेडी आपको नहीं पता है कि उसके अंदर कितना, जैसे कि कोयले की खदान है, तो उसमें कितना कोयला है एग्जैक्टली आपको नहीं आइडिया है, तो इसको हम प्रति टन के अकॉर्डिंग लगाते हैं, पर टन के अकॉर्डिंग इसको हम लगाते हैं। उसके बाद आ जाता है ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी। तो ईंट बनाने के संबंध में जो आपने देखा होगा कि भट्टे होते हैं, सिंपल भाषा में अगर हम बोलें तो ईंट बनाने के लिए अलग अलग तरह के, आप देखेंगे वहाँ पर बड़ी सी चिमनी लगी होती है, और वहाँ पर कच्ची ईंटें होती है, उसको उससे पकाया जाता है। तो ईंट बनाने के संबंध में भी क्या होता है, रॉयल्टी लगती है। ऑयल वेल, यानी कि जो तेल के कुएं होते हैं, तो जैसे कि अपने इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में कम है, लेकिन आप जो है अरब जो है, अरब है, सऊदी है, कुवैत है, उस तरफ देखेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। पेटेंट रॉयल्टीज हैं, बहुत सी चीज़ें, कुछ नया इन्वेंट करवाया जाता है, तो उस नया इन्वेंशन को आप पेटेंट करवा सकते हैं आप अपने नाम से। उसके बाद आप उसको यूज़ करने के लिए दूसरे व्यक्ति को उस इन्वेंशन को देते हैं, तो उसके राइट्स को देते हैं, उसके बदले में भी आपको क्या मिलता है, रॉयल्टी मिलती है। उसके बाद आता है कॉपीराइट, प्रतिलिपि अधिकार। यहाँ पर ये होता है कि आप अपनी कोई भी बुक आपके पास हो, तो आप उसको खोल के देखिएगा, फ्रंट पेज पे लिखा होगा कॉपीराइट रिजर्व बाय, जिसकी वो बुक होगी उसके द्वारा क्या होते हैं, वो कॉपीराइट उसके रिजर्व होते हैं, तो उसके बदले में क्या होता है, उसको रॉयल्टी मिलती है। मशीन रॉयल्टी, मशीन को इन्वेंट की जाएगी तो उसका यूज करने के लिए भी रॉयल्टी होगी। रॉयल्टीज टू फॉरेन कंपनीज फॉर सेल ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन अधिकार शुल्क, यानी कि जो फॉरेन कंपनीज होती हैं अपने प्रोडक्शन को जो सेल करती है, तो उस पर भी रॉयल्टी होती है। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या होता है, किसी भी चीज को अगर आपने देखा होगा कि जितने भी प्रोडक्ट हैं,
उन सब प्रोडक्ट का उनका एक चिन्ह होता है, उनकी एक पहचान होती है। उस पहचान को, उस चिन्ह को अगर वो रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो ट्रेडमार्क बन जाता है। तो ट्रेडमार्क भी क्या है, उसी कंपनी का है, अगर वो आपको यूज़ करने को दे रही है, जैसे कि अलग-अलग फ्रेंचाइज़ीज़ दी जाती हैं, तो वहाँ पर ट्रेडमार्क जो होता है वो उसी मेन कंपनी का होता है, वो फ्रेंचाइज़ी अपनी नीचे ट्रांसफ़र करती है। जैसे कि केएफसी है, अगर हम उसकी बात करें, ये फ्रेंचाइज़ी है। अलग-अलग आप देखेंगे अलग-अलग कंपनीज़ में तो कम से कम 2 आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए ऐसी कंपनियाँ जो अपनी फ्रेंचाइज़ी देती हैं। 2 कंपनियों के नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो वहाँ पर भी क्या होता है, उसपे भी रॉयल्टी होती है। तो इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें इन पे रॉयल्टी होती है। तो ये अलग-अलग टाइप्स होते हैं रॉयल्टी के। उसके बाद अब आ जाता है इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जिसके बेसिस पे आप इसको समझेंगे, तो पहली आ जाती है अधिकार शुल्क की, रॉयल्टी। अधिकार शुल्क क्या होता है? तो ये एक तरह का क्या है? किराया है। ये एक तरह का किराया है जो पट्टाधारी यानी कि जो लेज़ी होता है द्वारा स्वामी के संपत्ति को व्यवहार में लाने के लिए स्वामी लैंडलॉर्ड को दिया जाता है। इसकी गणना गणना जो है वो किस तरह से की जाती है? उत्पादन के आधार पर किया जाता है। जितना प्रोडक्शन होगा उसके आधार पर इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान में रखिएगा, पहली पट्टाधारी। पट्टाधारी कौन हो जाता है? जो कि पट्टेदार यानी कि जो किराया दे रहा होता है, और दूसरा यहाँ पर लैंडलॉर्ड या फिर स्वामी यानी कि जिसकी वो जगह होती है, जिसकी चीज़ का यूज़ आप कर रहे हैं, जिस संपत्ति का प्रयोग आप कर रहे हैं, वो लैंडलॉर्ड कहलाता है। इसको हम लैंडलॉर्ड के अलावा आप यहाँ पर लीज़र भी लिखा हुआ देखेंगे तो दोनों ही को ही याद रखिएगा, कुछ भी लिखा मिल सकता है। हिंदी में पट्टेदाता बोला जाता है इसको, इसको पट्टेदाता बोला जाता है, और ये पट्टेधारी या फिर पट्टेदार हो जाता है। दोनों नाम याद रखिएगा। जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए तो क्या ईज़ी रहेगा, लेकिन हिंदी वालों को दोनों नाम याद रखने पड़ेंगे, एग्ज़ाम में आपको कुछ भी लिखा आ सकता है। तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न इससे काफ़ी हो जाती है। और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। कैसे होता है? यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसका जो फ़ॉर्मूला है दे रखा होगा। कभी-कभी ऐसा होता है कि रॉयल्टी यहाँ पर निकालने को आपको दे देता है, प्रोडक्शन दे देगा कि कितने यूनिट्स का हुआ है और रेट दे देगा कितने रेट पर हुआ है। आपको क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके रॉयल्टी निकाल लेनी है। तो ये आपका फ़ॉर्मूला हो जाता है। उसके बाद अब नेक्स्ट इसमें आ जाती है कि मिनिमम रेंट, न्यूनतम किराया। स्वामी को अधिकार शुल्क दिया जाता है, परंतु वह एक न्यूनतम प्राप्त राशि निर्धारित कर देता है, जिसे न्यूनतम किराया कहा जाता है। द ओनर इज पेड अ रॉयल्टी बट ही सेट्स अ मिनिमम रिसीप्ट अमाउंट व्हिच इज कॉल्ड मिनिमम रेंट। अब ये क्या होता है कि कई बार ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो रॉयल्टी है वो प्रोडक्शन के बेस पर अभी आपने देखी, तो कई बार हो सकता है प्रोडक्शन जो हो, जैसे कि अगर आपने 50,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया और जो रेट है वो ₹10 है, तो टोटल आपने कितनी रॉयल्टी दी? 5 लाख की दी। लेकिन अगर प्रोडक्शन जो है 10,000 यूनिट्स का ही हुआ, अब रॉयल्टी यहाँ पर कितने 10 पर, तो अब रॉयल्टी कितनी हो जाएगी? सिर्फ़ 1 लाख की ही हो जाएगी, तो क्या होगा? 4 लाख का डिफ़रेंस आ गया। कितने का डिफ़रेंस आ जाएगा? 4 लाख का। तो क्या होगा? नुकसान हो जाएगा किसका? लैंडलॉर्ड का। तो इसलिए एक न्यूनतम राशि मिनिमम रेंट डिसाइड कर दिया जाता है, जो कि हर हाल में मिलना ही मिलना है। अगर जो है रॉयल्टी कम होगी किसी वर्ष, तो मिनिमम रेंट, जैसे कि यहाँ पर अगर हम मिनिमम रेंट को डिसाइड कर देते हैं 3 लाख का। यहाँ पर 3 लाख का मिनिमम रेंट हमने डिसाइड कर दिया है, तो 3 लाख अगर जो है रॉयल्टी 1 लाख की हो रही है किसी वर्ष, तो वहाँ पर मिनिमम रेंट उसको देना होगा 3 लाख का। नहीं तो फिर वो रॉयल्टी की जो राशि 5 लाख की है वो देगा। तो इसमें ये बेनिफिट हो जाता है किसका? लैंडलॉर्ड का, कि एक मिनिमम अमाउंट उसको मिलना ही मिलना है, जिससे कि उसका लॉस नहीं होगा। तो वही हो जाता है मिनिमम रेंट। इसको डेड रेंट भी बोला जाता है। इसको हम मृत किराया भी कहते हैं। कई बार पूछा जाता है कि मिनिमम रेंट को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम डेड रेंट भी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है उसके बाद आ जाती है शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग क्या होगी? लघु कार्य जिसे कहते हैं। ये एक तरह का स्वामी को अग्रिम भुगतान होता है। अधिकार शुल्क से जो भी राशि अतिरिक्त स्वामी को दी जाती है उसे हम लघु कार्य कहा कहा जाता है। क्या कह रहा है यहाँ पे पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि व्हाटएवर एडिशनल अमाउंट इज गिवन टू द ओनर फ्रॉम द राइट फी इज कॉल्ड शॉर्ट वर्किंग। जो भी एडिशनल अमाउंट दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं शॉर्ट वर्किंग। इस अग्रिम भुगतान की कटौती एडजस्टमेंट एक निश्चित समय के अंदर न्यूनतम किराए से अधिकार शुल्क अधिक होने पर अधिक से की जाती है। जब रहेगा ये कि दिस एडवांस पेमेंट इज डिडक्टेड एडजस्टमेंट फ्रॉम द एक्सेस इफ द एंटाइटलमेंट फॉर फी एक्सीड्स द मिनिमम रेंट विद इन अ सर्टेन टाइम। अब यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग कब बनती है? शॉर्ट वर्किंग तब बनती है जबकि न्यूनतम किराया अधिक हो जाएगा और रॉयल्टी कम हो जाएगी। अभी आपको इन दोनों के बारे में मैंने समझा दिया कि मिनिमम रेंट क्या होता है और रॉयल्टी क्या होती है। अभी जैसे कि एग्जाम्पल लिया था हमने, तो उस एग्जाम्पल में क्या था कि मिनिमम रेंट आपका कितना था? 3 लाख, 3 लाख का था, और रॉयल्टी एक वर्ष में 1 लाख की ही बनी। तो यहाँ पर कितना डिफरेंस आ गया? शॉर्ट वर्किंग कितने की हो गई? 2 लाख की। 2 लाख की यहाँ पर आपकी शॉर्ट वर्किंग बनी है।
तो ये शॉर्ट वर्किंग क्या होती है, जब मिनिमम रेंट ज़्यादा हो जाता है, रॉयल्टी कम होती है, तो वहाँ पर शॉर्ट वर्किंग आपकी बनती है। तो ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से नुकसान होता है किसका, ये लैंडलॉर्ड का नुकसान होता है। इसकी जर्नल एंट्रीज़ की जाती हैं, अभी देखिएगा वो भी ये किस तरह से की जाती हैं। तो यहाँ पर इसको ज़रूर से याद रखिएगा, कई बार निकालने को भी दे सकता है न्यूमेरिकल बना करके, या कभी डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपका इसी से पूछ लेता है कि ये फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको ज़रूर से याद रखिए। उसके बाद आ जाता है सरप्लस। जैसे शॉर्ट वर्किंग होती है, सेम वैसे ही आपकी सरप्लस भी होती है, लेकिन ये सरप्लस कब बनती है, जब अधिकार शुल्क की राशि जो है वो न्यूनतम किराए से अधिक हो। शॉर्ट वर्किंग कब बनती है, जब न्यूनतम किराया ज़्यादा होता है, अधिकार शुल्क कम होता है। और सरप्लस कब बनती है, जब अधिकार शुल्क ज़्यादा होता है और न्यूनतम किराया कम होता है। इसी आधिक्य से लघु कार्य की वसूली की जाती है। अभी मैंने बताया था कि ये नुकसान होता है किसका, लैंडलॉर्ड का। तो शॉर्ट वर्किंग जब होगी तो उसको हम किससे जो रिकवर करते हैं, जो सरप्लस होती है उससे रिकवर करते हैं। जो यहाँ पर सरप्लस कैसे बनेगी, जैसे कि 1 लाख एक बार हुई थी, तो एक बार आपकी 5 लाख भी हुई थी रॉयल्टी। तो जब आपकी रॉयल्टी 5 लाख की है और मिनिमम रेंट हमारा ये तो फिक्स्ड है, तो ये आपका 3 लाख का है, तो अब सरप्लस कितने की हो गई, यहाँ पर हमारी 2 लाख की हो गई। हमारी सरप्लस कितने की निकल के आई, 2 लाख की निकल के आई। और प्रीवियस अभी जो मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया था, तो वहाँ पर शॉर्ट वर्किंग कितनी बनी थी, 1 लाख की शॉर्ट वर्किंग हमारी बनी थी। तो इस सरप्लस से क्या उस 1 लाख को हम रिकवर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारी सरप्लस कितने की बचेगी, 1 लाख की बचेगी। तो जो आगे वहाँ इसमें अकाउंट बनते हैं, वहाँ पर इसको इसी तरह से रिक्यूट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है इसमें। अब कुछ तो रिक्यूप कर ली हमने, लेकिन 1 लाख की क्या है, अभी भी हमारी रिमेनिंग बची है। 1 लाख की तो रिक्यूप कर ली, हमारे पास सरप्लस जो 2 लाख की थी, 1 लाख की क्या है, अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग हमारे पास अभी बची हुई है। तो अब ये अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग को हम कहाँ पर दिखाएंगे, तो जो अनरिक्यूब्ड है, समायोजित न होने वाले लघु कार्य, जो लघु कार्य स्वामी द्वारा निर्धारित समय के अंदर समायोजित रिक्यूब नहीं हो पाता, उसे हम अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग कहते हैं, जिसे समय की समाप्ति पर लाभानी खाते में यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं। द शॉर्ट वर्क विच इज नॉट एडजस्टेड रिक्यूब विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड बाय द ओनर। तो यहाँ पर एक टाइम लिमिट भी होती है कि 5 साल के अंदर, 8 साल के अंदर आपको रिक्यूब करना है। अगर तब तक नहीं कर पाए तो वहां पर आपको उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं, अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग कहते हैं, विच इज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द टाइम। ये 1 लाख कहाँ जाएगा, ये 1 लाख ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग होती है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद आ जाती है इसमें जर्नल एंट्रीज। तो किस तरह से करनी है, तो यहाँ पर आपके 2 कंडीशंस बन जाएंगी। एक कंडीशन तब बनेगी जब न्यूनतम यानी कि जो मिनिमम रेंट होगा होगा वो क्या हो जाएगा, हाँ, रॉयल्टी से कम होगा। और दूसरी कंडीशन तब बनती है जब मिनिमम रेंट जो होता है रॉयल्टी से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जब मिनिमम रेंट क्या है आपका, रॉयल्टी से कम है, तो सॉरी, रॉयल्टी जब कम है, मिनिमम रेट आपका ज़्यादा है, तो जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए की राशि से कम होती है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन हमारी होती है, यानी कि रॉयल्टी हमारी कम है, मिनिमम रेंट ज़्यादा है, तो हमारी क्या बनेगी, शॉर्ट वर्किंग बनेगी। इसकी एंट्री क्या होगी, जब आपकी जो रॉयल्टी होती है, दे होती है, ड्यू होती है, तो रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट होगा, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट होगा और टू लैंडलॉर्ड अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा जब इसको हम पे कर रहे हैं, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसकी सेकेंड एंट्री हो जाएगी। और थर्ड एंट्री कब होगी, द अधिकार शुल्क खाते को वर्ष के अंत में जब हम बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज अकाउंट, यानी कि बीइंग द अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी रॉयल्टी होगी उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है इसमें फर्स्ट कंडीशन में ही जरूर प्रविष्टि के स्थान पर यदि आवश्यक हो तो हम अलग तरह से भी एंट्री कर सकते हैं, ये कंबाइन एंट्री हो जाती है आपकी। इसमें क्या होगी, मिनिमम रेंट अनडेटेड अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग की, अब शॉर्ट वर्किंग को स्पेशली हम ना दिखाना चाहें तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि अगर शॉर्ट वर्किंग बनी है तो हमने मिनिमम रेंट ही पे किया होगा, तो यहाँ पर मिनिमम रेंट या फिर डेड रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लैंडलॉर्ड क्रेडिट हो जाएगा। और दूसरी एंट्री में हम रॉयल्टीज अकाउंट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को डेबिट करते हैं, स्टूडेंट और डेड रेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो तरीका जो है वो पहला वाला ही है, और क्वेश्चन जो बनेंगे आपके वो पहले वाले मेथड से ही बनेंगे, ये ज़्यादातर नहीं पूछता है। और दूसरी कंडीशन कौन सी हो जाती है कि जब अधिकार शुल्क की राशि जो है वो न्यूनतम किराए की राशि से अधिक होती है, व्हेन रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट। यहाँ पर क्या है, रॉयल्टी ज्यादा है, मिनिमम रेंट कम है, तो क्या बनेगी, सरप्लस बनेगी। तो यहाँ पर पहली एंट्री क्या होगी, जब ड्यू होगी तो रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट हो जाएगा। दूसरी साहूकार राशि को अवलोकित करने के लिए, अब यहाँ पर क्या है, अगर किसी पिता की शॉर्ट वर्किंग है तो उसको हम रिक्यूब कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमें सरप्लस है, यानी कि यहाँ पर हमारी सरप्लस कैसे है कि जो मिनिमम रेंट है वो रॉयल्टी ज़्यादा है और मिनिमम रेंट हमारा कम है, तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो यहाँ पर हमारी क्या बन जाएगी, सरप्लस बनेगी।
तो हम रिक्यूब कर सकते हैं। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट हो जाएगा। थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी, जब हमारी जो देय राशि है उसका भुगतान का पेमेंट हम कर देंगे लैंडलॉर्ड को, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। अब यहाँ पर भी ये है कि अगर आप चाहें तो सेकंड और थर्ड वाली जो एंट्री करी थी तो उसमें हम इस तरह की भी एंट्री कर सकते हैं, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। राइटिंग अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू लैंडलॉर्ड, तो ये अलग अलग तरीके हैं। तो जब आप डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है तो वहाँ पर इसकी नीड होती है, यहाँ पर आपको इसकी नीड नहीं होगी। एक सिंपल से याद रखिए, वही आपके लिए काफी है। और लास्ट वाला जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रॉयल्टी को ट्रांसफर कर देते हैं, ये एंट्री हो जाएगी। उसके बाद एक थर्ड कंडीशन और होती है, जब इक्वल होगी, यानी कि जितनी ही रॉयल्टी है उतना ही मिनिमम रेंट है, एक्सेस ना है, ना तो एक्सेस है और ना ही कम है, तो इक्वल है। तो वहां पर क्या होगा, फर्स्ट एंट्री होगी रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, सेकेंड एंट्री होगी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और थर्ड एंट्री हो जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू रॉयल्टी अकाउंट। तो इसमें हम ना ही शॉर्ट वर्किंग का को दिखाएंगे, ना ही हम रिक्यूब वाली एंट्री करेंगे, यहाँ पर सीधी सीधी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। मेनली हमारी 3 ही एंट्रीज यहाँ पर निकल करके आएंगी। तो इस तरह से इसकी जर्नल एंट्री की जाएगी। आइए उसके कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन उसमें बनते हैं। और साथ ही इसमें 2026 की नई बुक्स भी आ चुकी हैं, जैसे कि आप देखेंगे स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे, ये बुक्स नई हैं जो कि आपको 2026 की अपडेटेड सिलेबस की हैं, अब आ गई हैं। तो आप लोग उसको भी परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको टैग प्रोडक्ट में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप वहाँ से इन बुक्स को परचेज कर लीजिए, जिससे कि और अच्छे से आप अपनी तैयारी कर पाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर उसमें देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अधिकार शुल्क खाता है, रॉयल्टी अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल है, पर्सनल है, इनमें से कोई नहीं। तो रॉयल्टी अधिकार शुल्क क्या है, अधिकार शुल्क अभी आपको समझाया मैंने, एक तरह का रेंट है, एक तरह का किराया है। तो रेंट किस में जाता है, रेंट कौन सा अकाउंट होता है, रेंट हो जाता है आपका नॉमिनल अकाउंट। इस तरह का अकाउंट हो जाता है, ये नॉमिनल अकाउंट हो जाता है, तो नाम मात्र का खाता। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो कभी कभी अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है कि किस अकाउंट में जाएगी, तो उसकी देखा करिए कि उसका नेचर क्या है, वो किस टाइप की है, उससे भी आप ये भी पता लगा सकते हैं कि किस अकाउंट में वो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु कार्य यानी कि शॉर्ट वर्किंग क्या है। तो यहाँ पर वास्तविक रॉयल्टी से अधिक न्यूनतम किराया है, न्यूनतम किराया से अधिक वास्तविक रॉयल्टी, मानक आउटपुट से अधिक वास्तविक आउटपुट, वास्तविक आउटपुट से अधिक मानक आउटपुट। तो यहाँ पे आपको वैसा इक्वेशन बना करके नहीं देगा, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि शॉर्ट वर्किंग क्या होती है। एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर द एक्चुअल रॉयल्टी, एक्सेस ऑफ एक्चुअल रॉयल्टीज ओवर द मिनिमम रेंट, एक्सेस ऑफ एक्चुअल आउटपुट ओवर द स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड वाली बात तो थी ही नहीं, तो यहाँ पर सीधे बाहर हो जाएगा। यहाँ पर भी स्टैंडर्ड दे रखा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इन दो में से कोई करेक्ट आंसर है, तो क्या हो जाएगा। शॉर्ट वर्किंग कब बनती थी, शॉर्ट वर्किंग बनती थी, इसको शॉर्ट में एसडब्ल्यू लिखा जाता है। तो शॉर्ट वर्किंग कब बनती थी, जब हमारी जो रॉयल्टी थी वो कम होती थी, मिनिमम रेंट क्या था, ज्यादा था, और रॉयल्टी कम थी। तो क्या हो जाएगा, कह सकते हैं ना कि मिनिमम रेंट का एक्सेस है रॉयल्टी पर। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर द एक्चुअल रॉयल्टी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा, कई बार डायरेक्टली आपको इस तरह से भी फॉर्मूला नहीं देगा, तो आपको यहाँ पर इस तरह से समझना पड़ेगा अपने आप। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट में पूछा है कि सरप्लस क्या है। सरप्लस इज वास्तविक रॉयल्टी से अधिक न्यूनतम किराया, न्यूनतम किराया से अधिक वास्तविक रॉयल्टी, मानक आउटपुट। तो मानक वाली तो बात ही नहीं है, दोनों ये वाले बाहर हो जाएंगे। तो एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर द एक्चुअल रॉयल्टी, एक्सेस ऑफ एक्चुअल रॉयल्टीज ओवर द मिनिमम रेंट। तो इन दोनों में से कोई एक करेक्ट है। तो सरप्लस कब बन रही थी, सरप्लस बन रही थी यहाँ पर जब हमारा जो रॉयल्टी थी वो ज्यादा थी और मिनिमम रेंट क्या था, कम था। तो तब बन रही थी हमारी सरप्लस। तो ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो एक्सेस ऑफ एक्चुअल रॉयल्टी ओवर द मिनिमम रेंट, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी है। और इसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डायरेक्ट इस तरह से नहीं देगा, इसलिए आपको इसको समझना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट में है कि जब रॉयल्टी न्यूनतम किराए से कम है, व्हेन द रॉयल्टीज आर लेस देन द मिनिमम रेंट, यानी कि मिनिमम रेंट ज्यादा है और रॉयल्टी आपकी कम है। तो वहां पर क्या करेंगे हम, रॉयल्टी अकाउंट इज डेबिटेड विद द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज अर्न। रॉयल्टी खाते में अर्जित रॉयल्टी की वार्षिक राशि से हम डेबिट करते हैं। रॉयल्टीज अकाउंट इज डेबिटेड विद द मिनिमम रेंट, मिनिमम रेंट से डेबिट किया जाता है रॉयल्टी अकाउंट को। रॉयल्टी अकाउंट इज डेबिटेड विद द मिनिमम पेड टू द लैंडलॉर्ड, यानी कि रॉयल्टी खाते से मकान मालिक को भुगतान की गई राशि जो डेबिट की जा रही है। और रॉयल्टी खाते में वास्तविक किराए से अधिक न्यूनतम किराया डेबिट किया जाता है। तो किस तरह से, अभी जनरल एंट्रीज मैंने आपको दिखाई थी, क्या किया जाता है, सारी कंडीशन बताई थी। एक कंडीशन तब थी जबकि मिनिमम रेंट ज्यादा था, एक कंडीशन तब थी जब रॉयल्टी ज्यादा थी,
एक कंडीशन थर्ड वाली तब थी जब दोनों ही चीजें इक्वल थी। तो यहाँ पर क्या है, जब रॉयल्टी न्यूनतम किराए से कम है, यानी कि न्यूनतम किराया ज्यादा है, रॉयल्टी कम है, तो क्या बन रहा है, शॉर्ट वर्किंग बन रही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम रॉयल्टी खाते में अर्जित रॉयल्टी की वार्षिक राशि को हम डेबिट करेंगे। रॉयल्टीज अकाउंट इज डेबिटेड विद द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टीज अर्न्ड, और यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग होगी टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ये आपका जर्नल एंट्री इसमें बनेगी। एक आंसर हमारा ऑप्शन है। तो जर्नल एंट्री दिखाने का पर्पस मेनली यही था कि आपसे आगे क्वेश्चन में आकर के पूछता है कि कहाँ पर क्या हम डेबिट करते हैं, कितने अमाउंट से करते हैं, तो आपको तभी समझ में आएगा जब आपको उसकी जर्नल एंट्रीज याद होंगी। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो कथन है वो फॉल्स है, गलत है। पहला है कि पुनर्प्राप्ति योग्य लघु कार्य एक चालू संपत्ति है, रिक्यूबल शॉर्ट वर्किंग इज अ करेंट एसेट। दूसरा कह रहा है कि व्यक्तिगत लघु कार्य एक वार्षिक खाता है, लैप्स शॉर्ट वर्किंग इज अ रियल अकाउंट। थर्ड कह रहा है शॉर्ट वर्किंग इज द पार्ट ऑफ मिनिमम रेंट नॉट रिप्रेजेंट बाय द यूज ऑफ राइट। लघु कार्य क्या है, न्यूनतम किराए का वह हिस्सा है जो अधिकारियों के उपयोग द्वारा दर्शाया नहीं गया है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि शॉर्ट वर्किंग इज द पार्ट ऑफ सॉरी हो गया था डी वाला। शॉर्ट वर्किंग इज द अमाउंट बाय विच द मिनिमम रेंट एक्सीड्स द एक्चुअल रॉयल्टी। लघु कार्य वह राशि है जिससे न्यूनतम किराया वास्तविक रॉयल्टी से अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा गलत है, फॉल्स की बात की जा रही है। तो पहला वाला सही है कि ये आपकी करंट एसेट हो जाती है, जो रिक्यूबल शॉर्ट वर्किंग होती है, रिक्यूब हो गई होती है, वो करंट एसेट हो जाती है। बी वाला पॉइंट जो कह रहा है कि लैब्स जो हो जाएगी वो रियल अकाउंट हो जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। यही वाला आपका पॉइंट जो है वो फॉल्स है। और थर्ड वाला भी सही है और डी वाला भी सही है, तो बी पॉइंट जो है वो गलत है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है। यदि कोई पट्टेदार पट्टे पर दी गई संपत्ति का एक हिस्सा किसी अन्य व्यक्ति को पट्टे पर देता है तो उसे उपपट्टा कहा जाता है। यानी कि इफ एलएसजी लीज अ पार्ट ऑफ द लीज प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन इट इज कॉल्ड सब लीज। यानी कि किसी, समझ लीजिए ए जो था उससे बी ने जो है लीज पर कुछ लिया था, अब वो बी जो है सी को लीज पर दे देता है। तो यहाँ पर क्या है, जो सी है वो क्या है, क्या हो जाएगा, सब लीज कहलाएगा, यानी कि उप पट्टेदार कहलाएगा। तो ये वाला जो है करेक्ट हो जाएगा, ये पॉइंट आपका सही है। दूसरा जो कह रहा है कि आंशिक उप पट्टे के मामले में पट्टेदार को प्राथमिक पट्टे के आउटपुट के आधार पर भुगतान किया जाएगा। इन केस ऑफ पार्शियल सबलीज लेजर विल बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ द आउटपुट ऑफ द प्राइमरी लीज, ये भी करेक्ट है। सी वाला पॉइंट है कि रॉयल्टी प्राप्य खाता पट्टादाता की पुस्तकों में खोला जाता है, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट इज ओपन इन द बुक्स ऑफ द लेजर। तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। पट्टेदाता की बुक में नहीं खोला जाता, बल्कि ये किसकी बुक में खोला जाता है, ये पट्टेदार की बुक में खोला जाता है। यही आपका गलत है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। लास्ट वाला है कि मिनिमम रेंट इज पेएबल बाय द लेजी इवन इफ, पट्टेदार द्वारा न्यूनतम किराया दे है भले ही रॉयल्टी राशि न्यूनतम किराए से कम हो। तो यहाँ पर ये वाला क्या है, करेक्ट है कि रॉयल्टी अगर न्यूनतम किराए से कम है तब भी उसको मिनिमम रेंट पे करना ही होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा जो यहाँ पर जो फॉल्स है वो ऑप्शन सी वाला। यदि रॉयल्टी न्यूनतम किराए से कम है तो वर्ष के अंत में रॉयल्टी खाते की शेष राशि को स्थानांतरित करना होगा। इफ रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट द बैलेंस ऑफ रॉयल्टी अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर हैज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, रिजर्व कैपिटल में, प्रॉफिट एंड लॉस में, या फिर मिनिमम रेंट में। यहाँ पर क्या कह रहा है, जो रॉयल्टी है न्यूनतम किराए से कम है तो क्या बन रही है, शॉर्ट वर्किंग बन रही है। तो उसे हम कहाँ पर जो है स्थानांतरित करते हैं, तो सिंपल से उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, लघु कार्य राशि की भरपाई के मामले में पट्टेदार, यानी कि इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग द लेजी डेबिटेड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, क्रेडिट लैंडलॉर्ड अकाउंट। यहाँ पर क्या है, रिक्यूप हो रही है शॉर्ट वर्किंग, तो वहाँ पर हम जो पट्टेदार है उसके खाते को किस तरह से ट्रीट करेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन बन रहा है, तो उसे हम कैसे करेंगे, लघु कार्य खाते को क्रेडिट कर देंगे, यानी कि क्रेडिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, डेबिट हो जाएगा इसका अकाउंट और दूसरा हो जाएगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। एक आंसर हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, यदि पुनर्भुगतान की अवधि समाप्त होने के कारण लघु कार्य राशि की भरपाई नहीं की जाती है तो डेबिट किया जाना चाहिए। यानी कि एक स्पेसिफिक पीरियड रखा गया था कि इतने टाइम तक जो है रिक्यूब कर सकते हैं, अब वो पीरियड निकल चुका है, तो वहाँ पर अब हम उसको क्या करते हैं, रिक्यूब नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम कहाँ पर डेबिट करेंगे, मिनिमम रेंट अकाउंट में, लैंडलॉर्ड में, रॉयल्टी में, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो कहाँ दिखाएंगे उसे, हम सीधी सी बात है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे, क्योंकि ये रिक्यूब नहीं हो पाई है तो एक तरह से हानि हुई है, नुकसान हुआ है, किराया मिलना था जो नहीं मिला तो नुकसान हुआ है, तो उसे हम कहाँ दिखाएंगे, सिंपल सी बात है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट है, जब रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है तो पट्टेदार की पुस्तकों में डेबिट किया जाता है। व्हेन रॉयल्टी इज पेड इट इज डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ लेजिटी। रॉयल्टी अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट, इनमें से कोई नहीं।
तो जब पेमेंट किया जाता है तो पट्टेदार की पुस्तकों में क्या डेबिट किया जाता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो उसे हम उसमें हम जो लैंडलॉर्ड का अकाउंट था उसको जो है करते थे डेबिट। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, अभी मैंने सारी जनरल एंट्रीज आपको पढ़ाई थी, तो आपने देखा कि कितने क्वेश्चन जनरल एंट्रीज से बन रहे हैं और किस तरह से। डायरेक्ट जनरल एंट्री नहीं पूछता है, वहां पर आपसे ये पूछता है कि क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है। तो जब तक आपको जनरल एंट्री नहीं याद होगी, आप इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल्टी निम्नलिखित में से किस प्रकार के व्यवसाय से जुड़ी है? रॉयल्टीज आर कनेक्टेड विद द फॉलोइंग टाइप ऑफ बिजनेस: मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने बताया था आपको कि कितने तरीके के जो थे या किस तरह के बिजनेस होते हैं जहां पर रॉयल्टी दी जाती है। तो इसमें से आप लोग करेक्ट आंसर बताइए कि कौन सा है कि रॉयल्टी जो है निम्नलिखित में किस प्रकार के व्यवसाय से जुड़ी है? विनिर्माण से, खनन से, निर्माण व्यवसाय से। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। बहुत कम स्टूडेंट हैं जो कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करिए, जिससे कि मुझे आइडिया लगता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। और आपने गलत भी चाहे अगर नहीं आ रहा तो गलत आंसर दीजिए, जो आपको सही लग रहा है वो आप आंसर किया करिए, जिससे कि आपको आइडिया खुद भी लगेगा कि कितना। कभी-कभी ये है कि आपको पता भी चीज़ें होती हैं लेकिन आप डरते हैं, क्लियर नहीं आपको पता होता, तो आपको ये आइडिया लगे कितना आपको समझ में आ गया है पूरा, तो ज़रूर से आंसर दिया करिए। और आज की वीडियो में इतना ही, टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जहाँ पर हम ब्रांच अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रांच अकाउंट क्या होता है, उससे रिलेटेड किस तरह की एंट्रीज होती है, कौन से अकाउंट बनते हैं, कितने टाइप्स, कितने मेथड्स होते हैं, उसकी सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।